तो अपन क्या कर रहे थे कि भाई मिक्सिंग से एंट्रोपी बढ़ेगी, वेपराइजेशन से बढ़ेगी, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। अगर फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी बढ़नी बढ़नी है, अपन को पता है। एंट्रोपी हमेशा अपन कहेंगे भाई एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो अपन कहेंगे डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एच अपॉन टी। तो फेज ट्रांजिशन मेरे ख्याल से तुम लोग काफी अच्छा जानते हो, फेज ट्रांजिशन में क्या क्या होता है, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी कैलोरीमेट्री पढ़ी होगी। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन बाय द सिस्टम, और जब फेज ट्रांजिशन होता है तो उसको आपको ऐड करना होता है, वो आपको पता है अच्छे से। तो अगर ये वेपराइजेशन है तो ये भी वेपराइजेशन है, और वेपराइजेशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो फेज ट्रांजिशन पे अपन डेल्टा एच अपन ये लिख लेते हैं, फेज ट्रांजिशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, तो अपन उसी से अपन ने इसको लिख लिया कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फेज ट्रांजिशन पे ये जीरो है तो अपन ने लिख लिया वो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी लिख लिया अपन ने बॉइलिंग पॉइंट, फेज ट्रांजिशन पे जो हो रहा होगा कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अपन ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, dg इज इक्वल टू vdp माइनस tds। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी अपन को पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ड्राइव किया। कांस्टेंट प्रेशर पे अपन बता सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे write that dg will be equal to minus t ds, और अपन इसे लिख सकते हैं भाई ds will be equal to that is dg divided by dt divided by t, वो sdt होता है शायद, अगर अपन देखें तो ये sdt होता है। तो ड्राइव थोड़ा कर ही लेना चाहिए, है ना? नहीं, क्यों करें, अपन ड्राइव तो नहीं कर रहे, sdt। सो मैं बता सकता हूं कि भाई माइनस s इज इक्वल टू dg अपॉन dt, क्योंकि ये फॉर्मूले की भी जरूरत भी अपन को पड़ती है, तो अपन इसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा जी को अपन जो मर्जी चाहे लिख लें, एनएफई भी लिख सकते हो, ये वर्क डन अपन को पता है क्या होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वर्क डन, और वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वर्क डन की बात कर रहे हो, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल की बात कर रहे हो, या फिर आप वर्क डन, तो ये एन हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी लगा रखा है अपन ने डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, या फिर अपन वर्क डन को लिख सकते हैं दैट इज 2.303 आर टी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। दिस इज नॉन एक्सपेंशन वर्क डन और दिस इज एक्सपेंशन वर्क डन। V2 वाला जो होता है ना वो एक्सपेंशन वर्क डन अपन को पता होता है, द नॉन एक्सपेंशन वर्क डन एंड द एक्सपेंशन वाला वर्क डन दोनों ही अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब मे बी पॉसिबल, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, 5 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, जो भी होगा अपन देख लेते हैं। अब कभी कभी अपन को टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन होगा तो अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अब यहाँ की बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने आपको बता दिया व्हाट विल हैपन, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल राइट दैट dg विल बी इक्वल टू दैट इज vdp, कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो फेज ट्रांजिशन होता है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dg विल बी इक्वल टू दैट इज v को मैं लिख सकता हूं दैट nRT अपॉन v, और इसको अपन लिख सकते हैं v को लिखना ना p, और इसको मैं लिख लेता हूं dp। तो वट एवर पार्ट इज गिवन टू अस हम ऐसे लिख सकते हैं भाई dg विल बी इक्वल टू nRT, और अपन इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं,
dp अपॉन p कर लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं g1 से g2 तक और ये p1 से p2 तक। और अपन डिफरेंशिएट करके अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो कैसे बताएंगे वो अपन बता सकते हैं। तो फ्री एनर्जी चेंज वैसे तो इधर दिख ही रहता है एक्सपेंशन की, कि अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कैसे कोरिलेट करना है। सारे इक्वेशन आपस में कोरिलेटेड होते हैं। यहां पर अगर अपन देखें तो इसलिए मैंने कहा कि इस इक्वेशन को याद रखना थोड़ा। यहां पर अपन इसको NFE भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। NFE सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N और F तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और DE अपॉन dt इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, वो अपन ने पढ़ा। एक मिनट अपन ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि फिर फ्री एनर्जी में अपने पास बाकी ऐसे कुछ स्पॉन्टेनिटी के लिए कभी कभी पूछते हैं तो वो सब अपन देख लेंगे ठीक है। बट इसमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, दोनों चेंज होंगे तो दोनों चेक करेंगे फ्री एनर्जी के लिए, बट उतना अपन को पूछेंगे नहीं। इसमें कौन सा क्वेश्चन बताना मुझे? 48 क्वेश्चन नंबर 48 ना, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द लिगेंड्स, दोनों। ठीक है, तो पहले ही वाला बता देता हूं। पहले मेरे पास फेनेंथ्रासीन गिवन है PHEN, तो अपन लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स साइन दैट विल लूज इट्स crystal field stabilization energy upon oxidation of the metal. Crystal field stabilization energy on oxidation of the metal. तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो देख लेते हैं भाई कौन सा लूज करेगा। PHEN अपन को गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई निकल है, ये तो हो सकता है। कितना गिवन है? +2 हो सकता है। PHEN है, होल थ्राइस है और 2 पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा ये तो एयर में भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और कोबाल्ट होगा तो और इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूं ऑफ इट्स मेटल 2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोबाल्ट है तो मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। जिंक ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, इसका +2 के अलावा कुछ होता नहीं। उसके बाद कोबाल्ट अपन को गिवन है, फिर तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो क्लास में बताया हुआ मैंने। ये तो एयर में भी थोड़ा हीट करोगे तब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो भी +2 गिवन है तो +3 में कन्वर्ट करना है अपन को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fe इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Fe इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि Fe में अपन कहेंगे PHEN है, ऑल थ्राइस है और +2 है। निकल को अगर अपन चेक करेंगे तो D8 है, Ni+, ये तो D10 है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। इधर अपन कहेंगे ये D7 था, कोबाल्ट 2+, और Fe2+ 3D6 था। अपन कहेंगे भाई देख इसमें D8 है, अगर मैं इसको D7 भी कर लूं +3 करके, तो भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं D2sp3 बनाऊंगा। एक पेयरिंग करूंगा, एक इजेक्ट करना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें मुझे क्या करेंगे अपन, अगर इसको +3 में कन्वर्ट कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, 7 थे। अगर मैं इसको +3 में कन्वर्ट कर लूं तो ऐसे हो जाएगा, तब इसमें यहां पर ही पेयरिंग हो जाएगी और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब +3 वाला PHEN नाइट्रोजन डोनर है तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये +3 इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3D6 है, अभी अच्छा है, ये इस फॉर्म में अच्छा होगा ये, क्योंकि ये 2 है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक और हटा दूंगा तो फिर इसमें पेयरिंग के बाद वो पैरामैग्नेटिक ही बन जाएगा, फिर स्टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली नहीं होगा,
+3 में इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तभी अपन कहते हैं कैटलिस्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ा रस्टिंग होता है, इट टेक इयर्स। यहाँ ऐसा नहीं होगा। 3d7 है, एक हटाओगे पेयरिंग होके वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल, सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिकल, ज्यादा स्टेबल। इसलिए मैंने कहा था अगर कोबाल्ट होगा तो कुछ नहीं सोचना। वो अपन ने कलर वाले पार्ट में लिखा हुआ है। ये पिंक कलर होता है और कलरलेस हो जाएगा अगर ऑक्सीडाइज होगा। ये अपन ने क्वेश्चन भी ऐसे किए हुए हैं पहले। सो आपका आंसर कोबाल्ट वाले को मैं टिक कर दूंगा। कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स, मेरे ख्याल से जेड एक्सिस से बोल रहे हो। अगर मेरे पास जेड एक्सिस के रिमूवल होता है लिगेंड्स के, तो अपन जनरली ऐसे बोलते हैं। सर बोलो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर वो Fe वाला था। फोर्थ देके रखा है उधर। The complex ion that will lose its crystal field stabilization energy. अपन ने स्टेबिलिटी तो चेक की, CFSE थोड़ी चेक की अपन ने। अभी ये भी तो चेक करो। अपन ने तो स्टेबिलिटी देख के छोड़ दिया। क्वेश्चन टिक करने से पहले सोचना चाहिए था ना मुझे, एक बार और क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था भाई। ये स्टेबिलिटी तो आपने चेक कर ली बड़े अच्छे से, लेकिन आपने अभी क्रिस्टल फील्ड की बात नहीं की। CFEC की भी तो बात करो। अपन ने स्टेबिलिटी को, उसने स्टेबिलिटी पूछी नहीं, मतलब उसने कहा था अपन ने पहले, क्योंकि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई कैसे अपन बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन इजी है। लेकिन अब CFSE लूज करने का मतलब है ये 0 हो जाए। मेरे पास पहले CFSE था, हो सकता है मेरे पास 0.4 डेल्टा नॉट हो जाए या -0.4 डेल्टा नॉट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Eg और T2G होना है ना। पहले रहा होगा और CFSE बाद में लूज करते ना रहे, वो बताना था। है ना, the complex ion that will lose its CFSE stabilization energy upon reaction with this, और अपन को ये गिवन है। तो किस केस में वो CFSE लूज कर जाए, will lose its CFSE energy। ठीक है भाई, तो किस में CFSE लूज करेगा वो बताना था। ऑक्सीडेशन थोड़ी पूछा था उसमें। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखता ना मोबाइल में, बड़ा नहीं दिखता क्योंकि बंद को तो CFSE बताना था। ओह गॉड, चलो ठीक है, अपन को बताना था CFSE कि will lose its CFSE। तो the complex ion that will lose its CFSE stabilization energy upon ऑक्सीडेशन, तो अपन को तो ये बताना था कि भाई जैसे निकल +2 है तो ऐसे बनाएंगे अपन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, तो इसमें तो है CFSE कितना हो गया, ये -4 इंटू तो -2.4 और +1.2, ये CFSE होगा इसका। दूसरे वाले का तो अपन कहेंगे इसमें, तो जिंक वाले में, उसमें तो 0 होगा। अच्छा, निकल वाले में अगर अपन ऑक्सीडाइज करेंगे तो अपन कहेंगे भाई अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडाइज करना है, तो +3 वाले में तो अपन ऐसे करेंगे,
तो ऐसे करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, दिस विल बिकम, क्योंकि अपन को ऑक्सीडेशन करना है तो अपन तो ऐसे फिल करेंगे भाई, 7 हो जाएगा ना फिर तो निकल वाले, नहीं निकल वाले, हाँ ऑक्सीडाइज करने के बाद 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो इसमें CFSE लूज तो नहीं करेगा, ये अभी भी रहेगा क्योंकि +6 तो रहेगा, एनर्जी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी कम होगा तो ये तो 0 होगा, इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, +6 करेंगे तो -1.22 + 1.83 हो जाएगा, होगा ना, ये -2.4, ये 0.6 हो जाएगा। दूसरा वाला जिंक होगा वो +2 होगा, पहले तो 0 होगा, बाद में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे अपन तो ऐसे हो जाएगा, तो बाद में CFSE 0 से कितना हो जाएगा, दैट विल बी, कितना आएगा अपने पास, ये -2.4 + 1.8, ये जिंक वाले में, और कोबाल्ट वाले में क्या आ रहा है, CFSE जो है वो पहले 7 है, तो -2.4 और +0.6 है, अगर ये लिखेंगे अपन तो विल गेट दैट विल बी इक्वल टू -2.4, और Fe में अपन लिखेंगे दैट इज -2.4, Fe is 3d6 ना, तो -2.4 था, बाद में क्या हो जाएगा, इट विल बी, एक लूज करेगा अगर तो यहां से लूज कर जाएगा, तो 4 × 5 तो ये 2.5, -2.5 हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा, तो इसमें कम था थोड़ा बढ़ गया, इसमें कम था थोड़ा बढ़ गया, तो किसमें इलेक्ट्रॉन अपन ने लोअर शेल से निकाला, इसी से निकाला ना, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव था, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, -2.4 में, इसमें ही चेंज आया इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन इसमें तो इसमें ही चेंज आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी, जिन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम थी वो और ज्यादा बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी लॉस्ट होगा उसमें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन होगा, वो बताना था अपन को। बाकी अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो आंसर कोबाल्ट होगा, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और सर, बोलो, सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का CFSE कैसे लिखेंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में CFSE है ही नहीं अपने सिलेबस में, तो टेट्राहेड्रल का भी है कि नहीं है? टेट्राहेड्रल है अपने सिलेबस में, उसको रिवर्स कर दो भाई, और यहाँ साइन पर भी जैसे, रिवर्स हो जाएगा ना? हाँ इधर जैसे अपन -0.4 कर रहे हैं और ये +0.6 कर रहे हैं, तो अगर टेट्राहेड्रल होता तो अपन ऐसे कर देते, ये Eg ऑर्बिटल्स हो गए, ये T2g ऑर्बिटल्स हो गए, तो टेट्राहेड्रल के केस में आप इसको कर लेना -0.6 और ये +0.4, इधर ये +0.6 था और -0.4 था, वो चेंज हो जाएगा। हाँ, ओके सर। अच्छा, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा ना, हमें फिर एनर्जीज दूसरे भी याद रखने पड़ेंगे, इसलिए अगर ऑक्टाहेड्रल तो अपने पास तब CFSE के केस में अपना आंसर डी ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, जो कम एनर्जी वाले, उनका CFSE लॉस्ट हो गया। अब अपन कहेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग, हाँ तो अपन बता रहे थे कि भाई अगर एक्सियल है से हटाओगे ना तो ये मेटल है, अगर मेरे पास ये लिगेंड्स है, ये L1 लिख लेता हूँ, ये L2 लिख लेता हूँ, L3 लिख लेता हूँ, L4 L5 और L6, अगर इससे लिगेंड को हटाओगे ना तो इट विल बिकम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही तो लिगेंड हटा के बनाना है अपन को, तो ये dx² - i² ना, dz² फिर dxy, dz²
और डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट वाला ही आंसर होगा, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है रिलेटिव एनर्जी ना। तो इन सबकी एनर्जी अपन को पता करनी पड़ेगी ना फिर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर वाला कैलकुलेशन नहीं है अपने सिलेबस में। दैट इज सर इसमें dxy dyz dzx का आपने कैसे बताया? वो तो अपन ने स्प्लिटिंग लिखी थी ना, वो तो स्प्लिटिंग पता होना चाहिए, अपन थोड़ी लिख थोड़ी सकते हैं। पर ये तो पहले से अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है ना, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है, dz स्क्वायर xy dyz एंड dzx। हाँ पर अब आपने वो अगर xy ऊपर लिखा था ना? हाँ, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसा dxy, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इधर से dxy का एनर्जी बढ़ जाएगा और dxy एंड dyz छोटा रह जाएगा। दिस इज हाउ द स्प्लिटिंग इज इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो पढ़ा था ना पढ़ने से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4/9 times of octahedral complex, and square planar complex 1.3 times of octahedral complex। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद इसमें, और उसके बाद उसमें 4/9 टाइम्स होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड फील्ड भी छोटा हो जाएगा, सो रिपल्शन भी कम हो जाएगा, तो डेल्टा नॉट कम हो जाएगा स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके सर। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन राइट, है ना? और कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करेंगे। नहीं, तुम्हारा भी फिजिक्स का क्लास भी है? नहीं, ठीक है, तो फिर इतना ही रहने देते, क्योंकि 4 o'clock हो गया, अब तुम्हारा क्लास भी होगा और मेरा। तो मुझे एक डीपीपी डिस्कस करना था थोड़ा सा, मतलब फ्री एनर्जी के बारे में, वो इक्वेशन बताना था, मुझे याद आया, क्योंकि वो इक्वेशन अपन को काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो बाकी आप मेट्रोलॉजी वगैरह थोड़ा ध्यान रखना। वैसे डीपीपी आप सॉल्व कर लो अच्छे से टेस्ट के जैसे, तो भी अपना काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू।